प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शास्त्री कट। जिसका शीर्षक है शिक्षा शास्त्री महात्मा हंसराज। चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 शिक्षा शास्त्री महात्मा हंसराज जो जो कि इनकी जीवनी है कि जीवन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ परिचय देखिए। महात्मा हंसराज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है इसके लिए यदि उन्हें एक व्यक्ति के स्थान पर एक संस्था कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हो। वो खुद इतने बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े महान। सन 1985 में दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रयास किए गए। आज डीएवी द्वारा संचालित विद्यालयों के बाद हंसराज का दूसरा स्थान है। यह उनके तप और त्याग का सफल उदाहरण है। पाठ में महात्मा हंसराज की कुछ ऐसी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। यह सन 1860 के आसपास की बात है। पंजाब में होशियारपुर का बजवाड़ा नामक कस्बा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। होशियारपुर का बजवाड़ा नामक का कस्बा व्यापार का केंद्र, वहां पे व्यापार हुआ करता था अधिक से अधिक। इसी बजवाड़ा में लाला चुन्नीलाल भल्ला रहते थे। कौन रहते थे? लाला चुन्नीलाल भल्ला। ये धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे तथा अपना अधिकांश समय साधु संतों की संगति में लगा देते थे। साधु संत के साथ रहते थे, अच्छे व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने आरंभ में सरकारी नौकरी की किंतु बाद में अंग्रेजों की नौकरी ना करने का निश्चय करके नौकरी छोड़ दी और अपील नवीस यानी न्यायालय में किसी पद पर काम करने लगी। तरह से पहले क्या था, सरकार किसी थी, अंग्रेजों की सरकार थी, नौकरी सरकारी उन्हीं के द्वारा दी गई, तो उनकी नौकरी इन्होंने छोड़ दी। उनके किसी सहपाठी ने उन्हें तहसीलदार की नौकरी लगवाने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने बहुत सरलता से इसे ठुकरा दिया। इन्हीं लाला चुन्नीलाल भल्ला के घर 19 अप्रैल 1864 को एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम हंसराज रखा गया। तो लाला चुन्नीलाल हंसराज जी के क्या थे? पिता है। ठीक, तो इस तरह से वो इनके पिता कैसे थे? अच्छे व्यक्ति थे, भले व्यक्ति थे, गलत काम नहीं करते थे और अंग्रेजों की नौकरी इन्होंने छोड़ दी। लाला चुन्नीलाल के दो पुत्र थे, मुल्कराज और हंसराज। मुल्कराज बड़े थे और हंसराज छोटे। घर का वातावरण इस प्रकार का था कि दोनों भाई मित्रों की तरह रहते थे। घर का माहौल बहुत अच्छा था, मिलजुल के मित्रों की तरह रहा करते थे। राज के घर पर पूजा पाठ का वातावरण रहता था जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ा, है ना। पूजा पाठ वाले, भगवान को मानने वाले धार्मिक व्यक्ति बन गए उनके परिवार के सदस्य। बालक हंसराज ने भी बचपन से ही नित्य प्रति संध्या करनी आरंभ करती। सुबह ही उठकर संध्या में पूजा पाठ करना उनको अच्छा लगता था। बजवाड़ा में हंसराज ने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की। वहां पर उन्हें प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। बालक हंसराज बचपन से ही तीक्ष्ण तेज बुद्धि के स्वामी, है ना, बहुत तेज बुद्धि थी। पाठशाला में वह जो कुछ पढ़ते वह उन्हें वही कंठस्थ हो जाता था। वही पाठशाला में, कक्षा में जो भी कुछ वो पढ़ते थे उन्हें वहीं पर याद हो जाता था। वे सदा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। हंसराज के बड़े भाई मुल्कराज ने जब प्राइमरी की परीक्षा उत्तीर्ण की तो आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें होशियारपुर के एक विद्यालय में भर्ती कराया गया। तो प्राइमरी के बाद उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया, कहाँ भर्ती ली? होशियारपुर के एक विद्यालय में। जब हंसराज ने प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें भी होशियार के इसी विद्यालय में भर्ती कराया गया। तो दोनों भाई, ये हंसराज और मुल्कराज, दोनों भाई आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ पर गए? होशियारपुर के एक विद्यालय में। पहले तो मुल्कराज गए, फिर हंसराज गए। ठीक है। सन 1877 में हंसराज के बड़े भाई मुल्कराज ने जब एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तो उसे 8 रुपया मासिक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलने की घोषणा हुई, है ना। हर महीने कितने रुपए? 8 रुपए। 8 रुपए उस समय बहुत हुआ करते थे, है ना। वह आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए और उनके बड़े भाई और अपने साथ हंसराज को भी बुला लिया। 9 महीने बाद मुल्कराज को डाक खाने में सरकारी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद उसका तबादला लाहौर से सुल्तानपुर हो गया। तो लाहौर में उनकी नौकरी लगी, फिर वहां से तबादला यानी उनका जो स्थानांतरण कहां पर हो गया? लाहौर से सुल्तानपुर। मजबूरी में अब हंसराज को लाहौर में अकेले ही रहना पड़ा। बालक हंसराज पढ़ाई में बहुत होशियार थे और सदा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। एक बार लाहौर में वह मुंशी गुलाब सिंह नामक पुस्तक विक्रेता के पास गणित की पुस्तक खरीदने के लिए गए।
एक दुकानदार मुंशी गुलाब सिंह ने उनके सामने शर्त रख दी कि तुम देखो, अगर मेरे इस सवाल को हल कर दोगे तो मैं तुम्हें ये फ्री का मुफ्त में दूंगा। हंसराज ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मुंशी गुलाब सिंह का प्रश्न हल कर लिया। बदले में उसे गणित की पुस्तक मुफ्त में मिल गई। हंसराज पर अपने पिता के धार्मिक विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। देख, जैसे कि वो साधु संत के साथ रहते तो वो बहुत ज्यादा धार्मिक थे, तो उनका भी इनके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1877 में जब मुल्क राज और हंसराज लाहौर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उस समय स्वामी दयानंद भी पंजाब का प्रवास करते हुए 19 अप्रैल को लाहौर पहुंचे। तो स्वामी दयानंद भी कहाँ थे? पंजाब में रहे, फिर वहां से वो 19 अप्रैल को लाहौर में पहुंचे। स्वामी जी के आने का समाचार लाहौर में बहुत तेजी से फैला। उनके विचार सुनने के लिए हर वर्ग, हर आयु, हर व्यक्ति पहुंच रहा था। इसी समय लाहौर में आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। तो उस समय स्वामी दयानंद द्वारा वहां पर क्या होती, आर्य समाज की स्थापना हो रही थी। उस समय हंसराज भी वहां पर थे। इस समय तक हंसराज किशोर अवस्था में पहुंच चुके थे, वो किशोरी हो गए थे, एक जवान युवक। अपनी आयु के अन्य किशोरों की तुलना में हंसराज स्वामी जी के विचारों को अच्छी तरह समझ रहे थे। धीरे धीरे हंसराज स्वामी दयानंद के निर्भीक विचारों से प्रभावित होते चले गए। इसका साक्षात प्रमाण भी उन्होंने जल्दी ही दिया। तो उनके विचारों से इतने प्रभावित होकर उनके व्यक्तित्व पर उनका बहुत असर पड़ा, और इसका प्रमाण जो इसका था, इसका जो नतीजा था जो निकला, वो जल्द ही देखने को मिला। जिस विद्यालय में हंसराज पढ़ते थे, उसके मुख्य अध्यापक का नाम था R.C. दास। वह हिंदू ईसाई बने हुए थे। वे दूसरे हिंदू छात्रों को ईसाई बनाने के अपवित्र कार्य में लगे हुए थे। यानी कि वो ईसाई थे और वो हिंदू छात्रों को क्या बनाना चाह रहे थे? ईसाई बनाने में, ये गलत काम में लगे हुए थे जबरदस्ती। उनके दिमाग को ये चीजें उनके दिमाग में डालते थे कि हाँ, ईसाई धर्म को अपनाओ। ठीक है। एक दिन वह आर्यों के विरुद्ध अनर्ग बातें करने लगे। तो एक दिन वो आर्यों के, जो आर्य धर्म के लोग थे, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करने लगे, गलत गलत बातें करने लगे। आर्य लोग एक ईश्वर के स्थान पर अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाकर अपना माथा रगड़ते हैं। इस तरह से कई बातें उनके सामने करने लगे। बाकी छात्र तो श्री दास की बातों को चुपचाप सुनते रहते, किंतु हंसराज से यह सब सहन नहीं हुआ। वे खड़े हुए और बोले, आप हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। प्राचीन काल के आर्य केवल एक ईश्वर की उपासना किया करते थे, वे अनेक देवी देवताओं के आगे माथा नहीं रगड़ते। इस तरह से उन्होंने उनकी बात का जवाब दिया। बाकी छात्र सुन रहे थे, पर इन्होंने अपनी बात रखी और उनको गलत साबित किया। इसके बाद हंसराज ने ईसाइयों की परंपरा और पूजा उपासना के विषय में अनेक आक्षेप भी किए, है ना। श्री दास यह सब सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ पाया कि कोई छात्र इतना बड़ा दुस्साहस भी कर सकता है। उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। इसका कारण यह था कि उनके पास हंसराज के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। जब ये जो शिक्षक ने छात्रों को आर्य समाज के प्रति उल्टी सीधी बातें कही, तो उनसे भी कई प्रकार के प्रश्न कर लिए। किसने? हंसराज ने। ईसाई धर्म से संबंधित कई सारी चीजें उनके सामने रखी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं बना। उनको क्रोध तो आ रहा था, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उनके बातों का उत्तर क्या दिया जाए, क्योंकि उनको जानकारी थी। वो बहुत क्या थे? तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, हर एक चीज की जानकारी उन्हें थी। उन्होंने हंसराज की खूब पिटाई की और पहले कक्षा तथा बाद में विद्यालय से निकाल दिया। ठीक है। हंसराज इतने होशियार बालक थे कि श्री दास को उन्हें विद्यालय से निकालना विद्यालय की हानि लगा। इसी कारण उन्होंने हंसराज की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें दोबारा बुलवा लिया। तो इस तरह से जब उनको मारकर निकाला गया और बाद में चीजें पता चली कि बात क्या थी, तो विद्यालय उनको वापस बुलवा लिया कि ऐसा छात्र अगर चला जाएगा तो नुकसान उनका स्वयं। इस समय तक पंजाब विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बन चुका था। उससे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय ही सर्वमान्य विश्वविद्यालय था। उससे पहले पूरे भारत में सबसे अच्छा जो मान्यता जिसको थी वो कलकत्ता थी, लेकिन अब पंजाब भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त कर चुका था। सभी प्रांत उसी विश्वविद्यालय की परीक्षा दिलाया करते थे कलकत्ता में।
हंसराज ने लाहौर के माध्यम से 1880 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। हंसराज ने अपने भाई मुल्कराज से आगे पढ़ने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर उन्होंने कॉलेज में प्रवेश ले लिया। इसी वर्ष पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्र नाथ आदि ने भी प्रवेश लिया। हंसराज की लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और राजा नरेंद्र से अच्छी मित्रता हो गई। इतने महान महान लोग वहां पर साथ में पढ़ते थे। कॉलेज में प्रवेश के बाद हंसराज का जीवन बहुआयामी हो गया था। उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेना तथा भाई का बोझ कुछ हल्का करने के लिए ट्यूशन करना आरंभ कर दिया। परिवार में दोनों भाइयों की पत्नियों के साथ साथ विधवा माता भी थी। इस तरह घर का निर्वाह होने लगा। तो इस तरह से जब उन्होंने प्रवेश लिया कॉलेज में, तो उनका जो जीवन था और बाकी कार्यों में बढ़ चुका था। कई कार्य वो करने लगे, सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगे, कॉलेज की काफी चीजों में भाग लेने लगे, घर की जिम्मेदारी, ट्यूशन पढ़ाने लगे, घर के परिवार का इस तरह से दोनों भाई मिलकर अच्छे से निर्वाह करने लगे। ठीक है। सन 1882 में आर्य समाज के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर अर्थात मौके पर लाहौर में आर्य प्रेस के स्वामी लाला सालीग्राम ने प्रस्ताव रखा। स्वामी लाला सालीग्राम ने प्रस्ताव रखा। आर्य प्रेस एक प्रेस बिठाई गई। आर्य प्रेस के स्वामी लाला सालीग्राम ने प्रस्ताव रखा 1882 में। क्यों? क्योंकि आर्य समाज के 6 वर्ष पूरे हो गए थे। कि आर्य समाज के प्रचार के लिए उर्दू और अंग्रेजी में 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए जाने चाहिए। प्रेस के रूप में यही बात रखी कि उर्दू और अंग्रेजी में दोनों, मतलब दोनों भाषाओं में आर्य समाज के जो सामाजिक प्रचार समाचार पत्र है या फिर उनके प्रचार प्रसार के लिए 2 प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित किए जाने चाहिए। उन्होंने उसका व्यय वहन करना स्वीकार किया। किसने? आर्य समाज के जो स्वामी लाला सालीग्राम थे, उन्होंने प्रस्ताव के लिए जो भी खर्चा होगा और फिर वो समाचार पत्र छपने का सारा स्वीकार किया। हंसराज, लाजपत राय, गुरुदत्त और विश्वनाथ आदि ने विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि अंग्रेजी पत्र की व्यवस्था वे लोग देख लेंगे। इसके लिए हंसराज को उसका अवेतनिक प्रबंधक तथा सहायक संपादक बनाया गया। ठीक है। तो इस कार्य को वो अपने दिल से करना चाहते थे, उनमें जिसमें कि उनको ये नहीं था कि उनको वेतन मिलेगा। वो कार्य को वो खुद ही अंजाम देना चाहते, ना कि किसी वेतन के ऊपर। तो अवैतनिक प्रबंधक व सहायक संपादक बनाया गया। किसको? उस कार्य को करने के लिए, जो कि आर्य समाज के समाचार प्रचार पत्र अंग्रेजी माध्यम को जो छापने की बात कर रहे थे, उसका सारा भार जो था या फिर वो जो प्रबंधन था, वो संपादक के रूप में वो कार्य करने लगे अवेतनिक। सन 1883 में लाहौर में हंसराज को पता चला कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जोधपुर के प्रवास के समय उन्हें धोखे से विष दिया गया है, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरने के कारण उन्हें अजमेर ले जाया रहा। ठीक है। यह समाचार मिलते ही लाहौर वासियों ने लाला जीवनदास और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को लाहौर वासियों की ओर से अजमेर भेजा। दीपावली के दिन संध्या समय स्वामी दयानंद का देहावसान हो गया। यानी तो दीपावली के दिन संध्या के समय उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद की अंत्येष्टि होने के बाद लाला जीवनदास और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी लाहौर वापस लौटे। तो इस तरह से जब उनको विष दे के मारा गया, तो वहां पर लाहौर वासियों द्वारा किसे भेजा गया? लाला जीवनदास और पंडित गुरुदत्त को वहां भेजा गया। तो देखा कि दीपावली के दिन शाम के समय उनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। फिर वो वापस से दयानंद के अंत्येष्टि होने के बाद, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वो दोनों वापस कहाँ गए? लाहौर। उस समय जब आर्य समाज की स्तुति बोल रही थी, तब आर्य समाज को समाज के रूढ़ी वादियों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। उस समय जब आर्य समाज क्या कर रहा था, आर्य समाज की जब बोलबाला चल रहा था, आर्य समाज आगे बढ़ा था, तो उस समय और भी लोग जो उनके रास्ते में खड़े हुए थे, बाधा बनकर, उनका भी सामना उन्हें करना पड़ रहा था। पंजाब में आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ उनके विरोधी भी पनप रहे थे। कहीं कहीं तो बिरादरी में आर्य समाजियों का बहिष्कार भी होने लगा, रिश्ते नाते भी तोड़े जाने लगे। आर्य समाजियों को नास्तिक कहा जाने लगा। तो रिश्ते नाते तोड़े जाने लगे, उनको नास्तिक यानी कि वो उनको कहा जाने लगा कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते।
उन्हें ईसाइयों और मुस्लिम कट्टरपंथियों के दुष्प्रचार का सामना भी करना पड़ा। कई सारे ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग आए जो आर्य समाज पर क्या कर रहे थे, कई प्रकार की तोहमतें लगा रहे थे। तभी स्वामी दयानंद के आदर्शों को समाज में स्थापित करने एवं उनकी स्मृतियां बनाए रखने के लिए रिजेनरेटर ऑफ आर्यवर्त में लाला मदन मोहन ने लिखा। स्मृति बनाए रखने के लिए आदर्शों को स्वामी दयानंद के आदर्शों व उनकी स्मृति को याद को बनाने के लिए रीजनरेटर ऑफ आर्यव्रत में लाला मदन सिंह ने लिखा। महर्षि दयानंद ने तो एक तरह की पत्रिका थी, जो इसमें क्या लिखा है, लाला मदन सिंह ने कहा, महर्षि दयानंद ने भारत में जो महान कार्य किया उसने शिक्षित और समझदार लोगों के मन मस्तिष्क में महर्षि के प्रति गहरी सहानुभूति भर दी है। उनका स्मारक उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। उनका स्मारक जो है प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। यह कॉलेज से कम कुछ भी नहीं हो सकता। दयानंद कॉलेज ही उनका सर्वोत्तम स्मारक बन सकेगा। तो इस तरह से कॉलेज दयानंद उनके नाम से कॉलेज की बात की गई और सर्वोत्तम स्मारक बनाने की बात की गई। ठीक है, इसमें लिखा गया था किसने, लाला मदन सिंह ने। महर्षि दयानंद भारत के जो महान कार्य, उन्होंने कई सारी शिक्षा के ऊपर इतने कार्य किए, समझदार किया, लोगों को जागरूक किया, तो उसके ऊपर कॉलेज होना चाहिए। दयानंद कॉलेज ही उनका सर्वोत्तम स्मारक बन सकता है कि उनका स्मारक कॉलेज के रूप में हो। स्वामी दयानंद की स्मृति तथा वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी दयानंद के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर दयानंद कॉलेज बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। कुल मिलाकर लगभग 10,000 रुपए एकत्र हो गए। इसके बाद भी यह राशि इतनी नहीं थी कि इससे दयानंद कॉलेज की स्थापना हो सके। इस समय तक हंसराज ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उनके परिवार वालों को लगा कि अब परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। उन्हें कई सरकारी नौकरियों का प्रस्ताव भी आया, किन्हें, हंसराज को। किंतु उनके दिमाग में तो दयानंद कॉलेज की धुन सवार थी कि उसकी स्थापना किसी भी तरह से हो। उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का भी पता था। वह अपने भाई के पास गए और बिना किसी भूमिका के उन्हें बताया कि वह दयानंद कॉलेज के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह दयानंद कॉलेज में एक भी पैसा लिए बिना काम करे। उन्होंने इसके लिए मुल्क राज से सहायता की अपील की। इस तरह से उनके अंदर धुन थी कि दयानंद कॉलेज किसी भी तरह से बन जाए, जो कि आने वाले समय में भारतवासियों के लिए और भारत के लोगों के लिए शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देगा। मुल्क राज छोटे भाई से बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्यार, बहुत लगाव था। उन्हें उन दिनों 80 रुपए मासिक वेतन मिलता था। छोटे भाई का निश्चय जानकर, उसका प्रण जानकर, उसकी इच्छा जानकर उन्होंने अपने वेतन में से आधा वेतन हंसराज को देने का फैसला किया। इसके बाद आर्य समाज लाहौर को पत्र लिखा गया कि दयानंद कॉलेज की स्थापना होने पर हंसराज इसके अवैतनिक मुख्याध्यापक बनने को तैयार है। यानी कि वो चाहते कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही इस कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ अध्यापक के रूप में बिना वेतन के। आर्य समाज में इस पत्र की बहुत चर्चा हुई। ये दयानंद कॉलेज की स्थापना पत्र होने पर हंसराज ने इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं अवैतनिक अध्यापक बनकर इस कॉलेज की सेवा करना चाहती हूँ। आर्य समाज में इस पत्र की बहुत चर्चा हुई और 3 नवंबर 1885 को आर्य समाज लाहौर की बैठक बुलाकर इस बात पर विचार विमर्श किया गया। सभी को आशा बंधने लगी कि अब दयानंद कॉलेज का सपना अवश्य पूरा होगा। 31 जनवरी 1886 को आर्य समाज लाहौर के निमंत्रण पर देश भर के प्रमुख कार्य समाजों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें दयानंद कॉलेज से संबंधित बातों पर विचार किया गया तथा दयानंद कॉलेज ट्रस्ट व दयानंद कॉलेज में ट्रस्ट और मैनेजिंग कमेटी बनाने का निश्चय किया गया इस कॉलेज पे काम करने की। 28 फरवरी 1886 को रविवार के दिन एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सबको बिठाया गया सम्मेलन में, जिसमें हंसराज ने भाषण देते हुए कहा, मैं आप सब लोगों के सम्मुख अपना जीवन बिना किसी प्रकार का वेतन अथवा पारिश्रमिक मतलब पैसे बिना धन बिना वेतन के लिए हुए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम अर्पण करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को, अपने जीवन को इस कॉलेज के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम अर्पण करता हूँ। मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ बिना किसी वेतन लिए। इसमें मैं अवैतनिक मुख्याध्यापक के रूप में कार्य करूंगा।
इस प्रकार 1 जून 1886 को आर्य समाज लाहौर के भवन में दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल का कार्य आरंभ हुआ, शुरू हुआ। केवल 5 दिनों में इस विद्यालय में 300 विद्यार्थी ने प्रवेश किया। विद्यालय की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें शिक्षा विभाग से संबंधिता के लिए कभी आवेदन नहीं किया और ना ही कभी सहायता अथवा अनुदान के लिए प्रार्थना की। तो इसमें मतलब किसी तरह का मांग नहीं करी गई कि हमें अनुदान को इस कॉलेज के नाम पर किसी तरह से नहीं की, है ना, शिक्षा विभाग से। सब कुछ सब लोग आपस में मिलकर कर रहे थे। इसके बाद भी इसे मान्यता मिल गई। इसके जब कॉलेज खोलने का विचार आया तो समस्या आई कि कॉलेज के प्राचार्य को हंसराज बन जाए, मतलब कौन बन जाए, हंसराज बन जाए। तब स्कूल का मुख्याध्यापक किसे बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में लाला दीवान चंद को स्कूल का मुख्याध्यापक बनाया गया और हंसराज को क्या बनाए जाने की बात हुई, कॉलेज के प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य के रूप में हंसराज को और मुख्याध्यापक को किसे बनाया गया, मुख्याध्यापक लाला दीवान चंद। सन 1896 में कॉलेज में इंजीनियरिंग की कक्षाएं आरंभ हो गई। के बाद शिल्पकला की शिक्षा भी दी जाने लगी, है ना, शिल्पकला, अलग अलग हस्तकला, शिल्पकला, इनकी शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे दर्जी, आयुर्वेद की कक्षाएं भी आरंभ शुरू की गई। बाद में एक वैदिक आश्रम की स्थापना भी की गई। जितने अधिक विभाग खुलते गए, हंसराज के कंधे पर भार बढ़ता चला गया। हंसराज दयानंद कॉलेज के प्राचार्य होने के साथ साथ कॉलेज के हॉस्टल के प्रधान सुप्रिटेंडेंट भी थे। वह बाहर से बहुत कठोर थे किंतु भीतर से, अंदर से छात्रों के लिए पिता तुल्य थे, मतलब छात्रों के लिए पिता की भांति उनकी मदद करते थे। लाहौर से बाहर जाने के बाद आए छात्रों के लिए हंसराज और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ठाकुर देवी माता पिता के समान थे। उनकी पत्नी भी उनके लिए माता पिता के समान थे। एक बार की बात है, छात्रावास के एक विद्यार्थी को बहुत तेज ज्वर आ गया। ज्वर के कारण उसके मुंह से मां निकल गया। हंसराज ने इसे सुना और तुरंत अपनी धर्म पत्नी श्रीमती ठाकुर देवी को बुलाकर उस बीमार छात्र के पास भेज दिया। श्रीमती ठाकुर देवी ने अपने वात्सल्य यानी अपनी ममता भरे ममता से उस बच्चे से उस छात्र के ज्वर और दुख दोनों को कम करने में मदद की। ठीक है, अपनी ममता से माँ का प्रेम देते हुए हंसराज ने छात्रावास के विद्यार्थियों में आध्यात्मिकता जगाने के लिए आर्य युवक समाज की स्थापना की। समाज के तत्वाधान में प्रातः सायं नित्य प्रति संध्या हवन और प्रवचन आदि होने लगे। पूजा पाठ, हवन, ये सब यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाने लगी। इसके साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न खेलों की व्यवस्था की गई और एक अखाड़ा भी खोल दिया गया। दयानंद कॉलेज की परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहते थे, यहाँ के परिणाम बहुत अच्छे रहते थे। हंसराज इस और विशेष ध्यान देते थे। 1899 में इंटरमीडिएट में प्रांत में 7 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई थी। इसमें 4 छात्रवृत्तियां दयानंद कॉलेज के छात्रों को मिली थी। तो उस समय पूरे प्रांत में जो था 7 छात्रवृत्ति, जिसमें कि 4 जो थी दयानंद कॉलेज को ही मिली। हंसराज की ख्याति, उनकी जो प्रसिद्धि थी, इतनी बढ़ गई कि दयानंद कॉलेज की देखा देखी अन्य संस्थाओं ने भी अपने स्कूल कॉलेज खोलने आरंभ शुरू कर दिए थे। जब स्नातक धर्म कॉलेज खुला तो इसके उद्घाटन अवसर पर कॉलेज के प्रधान और कश्मीर के महाराजा सर प्रताप सिंह ने हंसराज को उपस्थित देखकर कहा, महात्मा हंसराज जी, इन्हें भी एक हंसराज ला दीजिए ताकि यह कॉलेज भी चल पड़े। इस तरह से उनकी प्रसिद्धि और ख्याति को देखकर कश्मीर के महाराजा ने ये बात बोली। महात्मा हंसराज एक साधारण से मकान में साधारण तरीके से रहते थे। किसी को इस बात का विश्वास यकीन भी नहीं होता था कि दयानंद कॉलेज के प्राचार्य ऐसी दशा में जीवन व्यतीत करते हैं। कोई यकीन नहीं था। एक बार साहूकार उनकी ख्याति सुनकर उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर गया जहां वो रहते थे। उसने सोचा कि जिस कॉलेज के लिए लाखों रुपए जुटते हैं उसका प्राचार्य बड़ी शान शौकत से रहता होगा। जब वह महात्मा हंसराज के निवास स्थान पर पहुंचा तो आश्चर्यचकित हैरान रह गया। महात्मा हंसराज एक साधारण से तख्त पर फटा कंबल ओढ़े बैठे हुए थे। महात्मा हंसराज ने साहूकार को आदर पूर्वक अपने पास बैठने के लिए कहा, किंतु साहूकार उनके रहन सहन से इतना प्रभावित हुआ कि वह नीचे फर्श पर ही बैठ गया। महात्मा हंसराज ने उन्हें उठाकर अपने समीप अपने पास बिठाया। साहूकार जिस कार्य से आया था उसने उसे पूरा किया
और अपने घर वापस चला गया। दूसरे दिन वही साहूकार महात्मा हंसराज के पास आया तो उसके हाथ में पश्मीने की 2 कीमती शाल थी। पश्मीना शाल बहुत कीमती होती है, बहुत गर्म होती है। उसने हाथ जोड़कर महात्मा हंसराज से कहा, महात्मा जी, ये फटा हुआ कंबल आपको शोभा नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप फटे हुए कंबल को उतार कर इस शॉल को ओढ़ लीजिए। महात्मा हंसराज ने वह शॉल लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बार बार आग्रह करने पर, विनती करने पर भी उन्होंने इस शॉल को कॉलेज के कोष में जमा करा दिया और उसकी रसीद साहूकार को दे दी। कॉलेज में किसी तरह से किसी को देने के लिए, दान करने, कॉलेज की भलाई के लिए उसने उसके कोष में जमा कर दिया। दयानंद, क्योंकि वो बहुत कीमती शॉल थी। दयानंद कॉलेज पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हो गया, जाना जाने लगा और उसे विश्वविद्यालय आयोग द्वारा मान्यता भी मिल गई। महात्मा हंसराज तथा दयानंद कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों को सीनेट का सदस्य बनाया गया। फिर इनको सीनेट का सदस्य भी बनाया गया, इनको और कुछ विद्यार्थियों को। सन 1911 में डीएवी का एक रजत जयंती वर्ष था। सन 1886 में कुछ उद्देश्य के लिए आरंभ किया गया शिक्षा रूपी यह पौधा अब एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका था। स्कूल के साथ साथ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज नाम से एक कॉलेज की स्थापना भी की गई। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज नाम से स्थापना भी की चुकी थी, स्थापना भी हो चुकी थी। इसमें एमए इंजीनियरिंग कक्षाएं, आयुर्वेदिक विभाग, उपदेशक महाविद्यालय, संस्कृत शिक्षा तथा हस्तशिल्प संबंधी स्कूल प्रमुख थे। जिस समय स्कूल की स्थापना हुई थी उस समय उसके कोष में लगभग 30,000 रुपए जमा थे। जो स्कूल के जो दान कोष में जो स्कूल की जिस धन से स्कूल के कार्य किए जाते थे उसमें कितने थे? 30,000 रुपए जमा थे। इन 25 वर्षों में इस कोष में 8,31,000 रुपए जमा हो गया था। कॉलेज की वार्षिक आय लगभग 66,000 रुपए थी। तो हर वर्ष में कितनी पूरी आय थी कॉलेज की? 66,000। डीएवी के रजत जयंती वर्ष में महात्मा हंसराज ने कॉलेज कमेटी के प्रधान को एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने 31 जनवरी 1912 तक पद त्यागने की इच्छा प्रकट की। किसी में यह साहस या हिम्मत नहीं था कि महात्मा हंसराज के त्याग पत्र पर विचार करे, किंतु यह जानते हुए कि हंसराज एक बार कोई निश्चय कर लेते हैं तो उसे निभाते भी हैं। कोई प्रण कर ले तो उसको पूरी तरह से निभाते हैं। 2 फरवरी 1912 को इस त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी महात्मा हंसराज ने शिक्षा जगत से नाता नहीं तोड़ा। वे समाज सुधार, आर्य समाज और वेदों के प्रचार के कार्यों में लग गए। 1938 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 20 दिन की निरंतर चिकित्सा और उपचार तथा प्रार्थना के बाद भी 15 नवंबर 1938 को उदर पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस समय उनकी आयु 74 वर्ष थी। आर्य समाज एवं शिक्षा जगत में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे महान शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद के आदर्शों को स्थापित करने में बिता दिया। उनका जीवन त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति था। तो इस तरह से स्वामी दयानंद के बारे में भी बताया और महात्मा हंसराज के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बड़े अच्छे से बताया कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा और लोक सेवा और समाज सेवा में अपना जीवन दान किया बिना किसी वेतन के। ठीक है। और अंत में क्या है, उनके पेट के दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उदर पीड़ा है ना, उदर का अर्थ होता है पेट में पीड़ा होने के कारण उनकी 38 में हो गई। पाठ का प्रभाव, समाज सुधार की भावना देखी, शिक्षा की भावना, शिक्षा का महत्व, कल्याणकारी विचारधारा, समर्पण आदि, त्याग, ये सब हमने देखा। अब आज शब्द आरंभ शुरू। अपील नवीस का अर्थ है न्यायालय में एक पद, तीक्ष्ण, तेज, कंठस्थ, जवानी, याद, निष्कासित, निकालना, अवसर, मौका, अनुमति, आज्ञा, प्रतिभा, असाधारण, बुद्धिमत्ता, सम्मान, आदर, अवेतनिक, बिना वेतन लिए, तुल्य, समान। ठीक है, ये आप स्वयं बोलकर देंगे, लिखित आ जाइए। वही विकल्प पे प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, हंसराज के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? लाला चुन्नीलाल भल्ला। कहा देखिए, डीएवी कॉलेज में इंजीनियरिंग की कक्षा कब आरंभ हुई? 1896 में। अगला, स्वामी दयानंद लाहौर कब पहुंचे? 19 अप्रैल 1877। ठीक है। कहा देखिए, 1899 में डीएवी के इंटरमीडिएट कक्षा के कितने छात्रों को छात्र वृत्तियां मिली? कितने छात्रों को मिली?
चार छात्रों को। बाकी आप कार्य स्वयं करेंगे लिखित रूप में प्रश्न उत्तर। अब आ जाइए, नीचे दिए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए हंसराज पंजाब प्रांत के होशियारपुर के रहने वाले थे, सही। अगला खा देखिए लाला चुन्नीलाल के दो पुत्र थे, सही। अगला गा देखिए हंसराज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, गलत। फिर अगला घा देखिए हंसराज पर पिता के धार्मिक विचारों का प्रभाव था, ठीक है। तो बच्चों बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे, सारा अभ्यास आपको करना है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास आप जरूर अगले पाठ पर